हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2024 के लिए जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है और आने वाले पेपर में भी यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जितने भी कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज का यह जो जीके का लेक्चर है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। इस बार के एयरफोर्स एग्जाम के लिए मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बना दिया है और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप सभी लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होंगे मैं सारे के सारे उसी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी का फुल फॉर्म क्या होगा। सबसे पहले देखो, अर्थशास्त्र में जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो डी है, इसका मतलब है देशीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक को हिंदी में देशीय कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है मौलिक कर्तव्य की, तो ये हमारे टोटल 11 हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन आगे चल करके 1976 ईस्वी में संविधान का 42वां संशोधन हुआ और इसी संशोधन के तहत आर्टिकल 51A में एक नया क्लॉज ऐड किया गया, जो कि हमारा था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और जो वर्तमान में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनकी संख्या 11 है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है। तो दोस्तों, यह है भारत की संसद, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जो भारत का पार्लियामेंट है, ये एक सर्वोच्च संस्था है भारत में कानून बनाने वाली। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको मिलाना है अलग अलग टर्म्स को। तो सबसे पहले देखो, दीवानी है। दीवानी किसे कहते थे, तो दीवानी कहा जाता है दोस्तों भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार। जो पौराणिक काल में, जो हिस्ट्री में भू राजस्व एकत्रित करते थे, उन्हें दीवानी कहा जाता था। इसके बाद है फौजदारी। तो दोस्तों देखिए, फौजदारी अदालत किसे कहा जाता है, यह कहा जाता था आपराधिक न्यायालय को, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और फिर है आपका जजिया। तो दोस्तों, यह जो जजिया कर है, वो तीर्थयात्रियों पर लगाया जाता था। दैट मीन्स कि सी का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। यह लिया गया था 1922 में। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था कि चौरी चौरा में एक भीड़ की हिंसा घटना हुई और इसी घटना के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी स्थल मरुमध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाला यहाँ पर कौन सा स्थल मरुमध्य है, तो इसका नाम है पनामा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट है तथा डैश देशांतरों के बीच में है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का देशांतर क्या है। दोस्तों, इसका देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यह भी आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। देखें दोस्तों, मानव शरीर में पित्त उत्पन्न होता है और इसका मुख्य कार्य है पाचन के लिए वसा को इमल्सिफाई करने का। जो हमारे शरीर के अंदर में फैट होते हैं, उसे इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है और ये जो प्रोसेस है वो पित्त की सहायता से ही हो पाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक मिनट में एक सामान्य मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। तो दोस्तों, एक मिनट में एक कोई भी सामान्य मनुष्य लगभग 14 से लेकर के 18 बार सांस लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
रक्त दाब क्या है, यानी कि आपको बताना है कि ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर धमनियों और सिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव है। आपके जो भी वेन्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, उन सभी पर ब्लड का जो प्रेशर आता है ना, और जिस रेट के साथ वो प्रेशर आ रहा है वही कहलाता है ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग मापते हैं। और यहाँ पर सामान्य ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब में पतला तार जिससे विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वह दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यह जो विद्युत तार है यह कहलाता है फिलामेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी का जो भूपटल है यानी कि भूमि के अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो है एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शीशे की पेंसिल की नोक किस चीज की बनी होती है। तो दोस्तों बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है यह। शीशे की जो पेंसिल की नोक होती है वो बना होता है ग्रेफाइट का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है और एरोसोल फुहार में होता है। ये तीनों के तीनों में यूज किया जाता है सीएफसी का। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन का परत क्षतिग्रस्त हो रहा है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है, तो जितने भी रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, जो एसी चलती है इससे निकलता है, जो एरोसोल का जो फुवारा लगा होता है इसके अंदर से भी सीएफसी गैस रिलीज होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुका है पहले। क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों डायनामाइट इसका आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो इस तरह का पत्ती होती है, ठीक है ना, इसमें वेन्स टाइप के बने होते हैं। तो ये जो वेन्स होते हैं ना, इस वेन्स को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों सीरा विन्यास, और इंग्लिश में इसे वेनेशन कहा जाता है। इसका मीनिंग भी आप लोग देख लो, इंग्लिश में वेनेशन कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है सीरा विन्यास। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए दोस्तों ये आपका है ना जो भोजन और जल की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जितने भी इसके पार्ट्स हो गए वहां तक इसी के थ्रू सारे मटेरियल्स मिनरल्स वगैरह पहुंचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया गया था। देखिए दोस्तों जयपुर के जो महाराज हैं सवाई जय सिंह द्वितीय, उनके द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया है। तो इनमें से कहाँ नहीं किया गया था, वो है ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए जयपुर में उन्होंने जंतर मंतर बनाया, वो कब बनाया था, तो वो दोस्तों बनाया गया था 1934 में। नई दिल्ली में 1724 में नई जयपुर बना है जंतर मंतर। और इसके अलावा मथुरा में दोस्तों जो जंतर मंतर बनाया गया है वो 1732 से लेकर के 1734 ईस्वी के बीच में। लेकिन अजमेर में कोई भी जंतर मंतर नहीं बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों इस कंडीशन में पानी का जो स्तर है वो स्थिर रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कोई बर्फ पानी में है, ठीक है, पानी के गिलास में, तो वो ऑलरेडी अपना उतना घनत्व वो ले चुका है, और वापस से अगर वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो वही जो अपना घनत्व वाला स्पेस था वो फिल होगा उसके लिक्विड से। तो इस कंडीशन में वाटर के लेवल में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों यह जो पुस्तक है वो लिखी गई है उमा लीले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा। आपको बताना है एसिटिलीन का सूत्र। तो दोस्तों एसिटिलीन इसका सूत्र होता है C2H2, जिसमें कार्बन के 2 अणु पाए जाते हैं और हाइड्रोजन के भी 2 अणु पाए जाते हैं। दोस्तों यह जो एसिटिलीन है इसकी खोज 1836 ईस्वी में की गई थी। सो गाइज ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस का क्वेश्चंस आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।